दोस्तों, कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर की जिस तरह से रेप के बाद हत्या होती है, तो इस मामले को पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार ट्रेनी डॉक्टर के साथ ऐसा क्या हुआ था। मामला हाई कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को स्वतः ही संज्ञान ले लेता है। तो पश्चिम बंगाल की जो सरकार होती है, उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। पूछा जाता है कि लाश आपको सबसे पहले कब मिली थी। समय बताया जा रहा है कि 6 बजे मिली थी। उसके बाद पूछा जाता है कि घर वालों को तुमने 3 घंटे तक इंतजार क्यों कराया था। साथ ही पूछा जाता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब हुई थी। पोस्टमार्टम के बाद उन्होंने पूछा कि तुमने जो इस लड़की उसकी लाश को घर वालों को क्यों नहीं उसके सुपुर्द किया था, कब सौंपा था। बताते हैं कि रात के 8:30 बजे के आसपास हुआ था। उसके बाद पूछा जाता है कि FIR दर्ज कब हुई थी, तो बताते हैं कि 11:45 पर उसी रात, यानी कि ऐसा दावा किया जा रहा है कि संभवतः भारत के इतिहास का यह पहला ऐसा केस है। शायद और किसी केस के बारे में ऐसी कोई जानकारी मिलती नहीं है कि किसी भी घटना में पोस्टमार्टम पहले होता है और उसके बाद FIR बाद में दर्ज कराई जाती है। जबकि एक सही रास्ता, जो सही ट्रिक होता है, वो इस तरह से होता है कि किसी की लाश मिलती है, उसके बाद फिर FIR लिखी जाती है, पंचनामा भरा जाता है और पंचनामा भरने के बाद फिर पोस्टमार्टम के लिए लाश जाती है। उसके बाद वो घर वालों को सौंप दी जाती है। यानी कि यहाँ सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाता है। अब कहीं ना कहीं जो पश्चिम बंगाल की जो पुलिस होती है, उस पर सवाल निशाने लगाना जाहिर सी बात है, तय हो जाता है। लेकिन इस बीच में CBI पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा दबाव है कि इस घटनाक्रम में असली वजह क्या है, क्यों उस ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हुई थी और क्यों नहीं हुई थी। कई सवाल उस आरोपी से भी पूछे जाते हैं। इस बीच में कई ऑडियो क्लिप भी वायरल हो जाती है। किसी ऑडियो क्लिप के वायरल होने के बाद उसका ट्रांसलेशन करने के बाद बताया जाता है कि उस जगह 5 डॉक्टर होते हैं, कोई बताता है 7 डॉक्टर होते हैं, तो कभी 12 डॉक्टर का जिक्र आता है। अलग अलग ऑडियो क्लिप, शायद कहीं ऐसा तो कहीं नहीं, इस मामले को गुमराह करने की, इस मामले को उस दूसरे ट्रक पर ले जाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है। लेकिन एक बार फिर से इस मामले को समझने की कोशिश करते हैं। आखिरकार जब इस घटना की शुरुआत हुई थी और आज तक हुआ क्या है और आगे क्या होने की संभावना है, क्योंकि 22 अगस्त 2024 को CBI इस मामले की रिपोर्ट भी सौंपेगी कि उन्होंने अब तक अपनी क्या क्या इस मामले में कार्रवाई की है। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये सच्ची घटना पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की है। कोलकाता के RG का कर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 9 अगस्त 2024 की सुबह लगभग 6 बजे के आसपास का मामला था। चौथी मंजिल पर सेमिनार हॉल होता है, जहाँ पर कई बार डॉक्टर आराम करने के लिए पहुंच जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एक चेस्ट मेडिसिन डिपार्टमेंट की जो पोस्ट ग्रेजुएट सेकेंडरी ईयर की स्टूडेंट होती है, वह आराम कर रही होती है, आसपास होती है, वो आराम करने जाती है। सुबह एक डॉक्टर उन्हें जगाने के लिए जाते हैं कि मैडम 3 सुबह हो गया है, आप जाग हो जाओ। जैसे ही डॉक्टर वहाँ जाता है, जाने के बाद दरवाज़ा खोला जाता है तो पता चलता है कि ट्रेनी डॉक्टर सोई हुई थी। जिस तरह से अक्सर लोग सब सो जाते हैं तो अपने वो चेहरे पर, अपने माथे पर हाथ रख लेते हैं। कुछ इसी तरह से कुछ इस अंदाज में ट्रेनी डॉक्टर का हाथ रखा हुआ था। वो डॉक्टर दूर से देखता है और देखने के बाद वापस लौटकर चला जाता है। उसे कुछ नहीं पता था कि यहाँ पर रात को क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। उसने सिर्फ चेहरा देखा, बाकी का जो हिस्सा था, ऐसा बताया जाता है कि कोई टेबल या किसी वस्तु के सहारे से वो ढका हुआ था, जिससे क्या बाकी का हिस्सा दिख नहीं पाया। कुछ देर के बाद फिर से दोबारा कोई कर्मचारी जाता है। उसने जो अपनी आँखों से जो दृश्य देखा था, वो पहला जो डॉक्टर था, वो शायद इस दृश्य को देख नहीं पाया था। ट्रेनी डॉक्टर खून से लथपथ थी, उनका जो शरीर था अर्धनग्न अवस्था में था। बताया जाता है कि नीचे के हिस्से पर कोई कपड़े था ही नहीं। अब ये जो घटना की जानकारी होती है, वो धीरे धीरे पूरे हॉस्पिटल के अंदर फैल जाती है। अब जैसे ही हॉस्पिटल के अंदर फैलती है तो पता चलता है कि ट्रेनी डॉक्टर की इस तरह से हत्या कर, बाकी किसी को कोई जानकारी नहीं थी कि इनके साथ रात में कोई रेप जैसी घटना भी हुई है। जिन लोगों तक ये बात पहुंची थी तो उतने ही पैर, उतने ही कदम चलकर सीधे सेमिनार हॉल की तरफ जा रहे थे और देख रहे थे। जैसे कि अमूमन लोगों की एक आदत होती है
पुलिस बचाने की कोशिश करती है, पीछे करने की कोशिश करती है, लेकिन हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि वह जाकर करीब से देखे कि आखिरकार हुआ क्या है। जैसे क्या खुद वो पब्लिक के लोग इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब यहाँ जो क्राइम सीन था वह पूरी तरह से बिगड़ जाता है। कई सारे लोग जाते हैं, उनके कदम के निशान भी पहुँच जाते हैं। कई लोग ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने अपने अपने हाथों से जो सेमिनार की हॉल जो वस्तुएं थी उनको भी छूने की कोशिश की थी। इसलिए यह क्राइम सीन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। हालांकि अब यह कोई नहीं जानता है कि जिस मामले को अभी बहुत आसानी से लिया जा रहा है, यह मामला कुछ देर के बाद, कुछ ही घंटों के बाद सोशल मीडिया पर तैरने लगेगा। अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया की हर तरह की जो मीडिया होती है, चाहे देश की हो या विदेश की मीडिया हो, इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कोई नहीं जानता था कि यही कारण है कि इस मामले की सूचना दी जाती है प्रिंसिपल को, और प्रिंसिपल ने भी इस मामले को उतनी ही गंभीरता से नहीं लिया। जब बताया गया है कि सर फोटो देखिए, इस तरह से एक घटना हुई है। जब घटना के बारे में बताया जाता है तब डॉक्टर यानी कि जो प्रिंसिपल संदीप घोष हैं, उस फोटो को देखकर उनकी भी आंखें खुल जाती हैं। उसके बाद फिर वह आते हैं यहाँ से 10:53 पर परिवार को सूचना दी जाती है कि तुम्हारी बेटी बीमार है। या परिवार के जो लोग थे वो बहुत ही डरे हुए थे। आगे वे सोचने पर मजबूर हो गए थे कि रात 11 बजे तो बातचीत हुई थी, सब कुछ तो ठीक था, हॉस्पिटल के अंदर वो बीमार कैसे हो सकती है। उनको थोड़ी परेशानी बढ़ जाती है। इसलिए पिता ने एक बार नहीं कई बार फ़ोन किया अपनी बेटी की हालात जानने के लिए कि बेटी कैसी है, ठीक है कि नहीं है, क्या हुआ है उसे। कई बार जब फ़ोन करते तब जाकर दूसरी, तीसरी बार, चौथी बार जाकर फ़ोन रिसीव हो जाता है। फ़ोन रिसीव होता है तो उधर से बताया जाता है कि आपकी बेटी ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है, वो मर चुकी है। परिवार वालों को यह बहुत ज़्यादा आश्चर्य डालने वाली बात थी कि माता पिता जो आसपास के और लोग थे वो सीधा दौड़ते हुए हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहां जाते हैं अपनी बेटी से मिलने। तो इसके लिए वो कोशिश कर रहे थे कि 3 घंटे तक उन्हें इंतज़ार कराया जाता है और माँ बाप अपनी बेटी से ही नहीं मिल पा रहे थे। अब पुलिस और कुछ सूचना भी दी जाती है। प्रिंसिपल या स्टाफ के जो लोग थे वो क्या खिचड़ी पका रहे थे, शायद उनके दिमाग में चल रहा होगा कि मामला अगर हॉस्पिटल से बाहर जाएगा तो बहुत सारी बदनामी होगी, इसलिए कोई ना कोई रास्ता निकालने के लिए यही बात थी कि सेटलमेंट के बाद भी शायद सामने आती है तो सोशल मीडिया पर और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल भी होती है। लेकिन परिवार वालों को बेटी से बहुत बेइंतहा मोहब्बत होती है। यही कारण है कि उन्होंने इस बेटी के मिलने वाले मुआवजे को भी ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा कि जो भी आरोपी है इस मामले की जांच करिए, निष्पक्ष जांच करिए, इकलौती बेटी है, अब क्या कर सकते हैं, उनका तो सब कुछ खत्म हो गया, समाप्त हो गया। ऐसी बातचीत होती है। उसके बाद फिर पुलिस जब दबाव पड़ता है तो पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे खंगालना शुरू कर दिया। अब सीसीटीवी कैमरे में खंगाला गया तो पता चलता है कि उस सेमिनार हॉल के बिल्डिंग के इर्द गिर्द चारों तरफ को 2, 4, 6 लोग थे जो आ रहे थे, जा रहे थे। तभी पुलिस को लगा कि इस मामले की जांच करनी चाहिए। अब मामला पश्चिम बंगाल की सरकार तक पहुंच जाता है। SIT गठन कर दी जाती है। देखा जाता है कि जब यहाँ पर पुलिस वाली इन लड़की SIT की टीम पहुँचती है, जाकर देखती है तो लाश के पास उन्हें एक ऐसा वस्तु मिलती है जो ब्लूटूथ होता है। अक्सर कोई लोग मोबाइल में लगाकर अपना गाना सुनते हैं या फिर बातचीत करते हैं। अब उसका मिलान किया जाता है कि ये ब्लूटूथ किसका है और उस ब्लूटूथ को हर किसी के फ़ोन पर कनेक्ट करके देखा गया और एक फ़ोन से 0 कनेक्ट हो जाता है तो पता चलता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम संजय राय होता है कि कोलकाता के पुलिस कल्याण बोर्ड का एक सिविक कोऑर्डिनेटर हॉस्पिटल के अंदर अक्सर आना जाना होता है, वो CCTV में भी दिखाई दे रहा था। और जब